वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइफ स्टडी। और प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि जो बीए सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं उनका जो प्रैक्टिकल की डेट आ गई है। और जो आपकी डेट है उस डेट में जो आपका बैच है उस बैच का जो टाइम दिया गया है उसी टाइम पर आप अपने प्रैक्टिकल को देने के लिए पहुँचे। ध्यान रखिए, ऐसा ना करें कि आपकी आज हमारा इस बैच में नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, दूसरे बैच में हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। सेम डे सेम टाइम सेम बैच आपके नंबर ऑनलाइन अपलोड होते हैं, तो इसमें अगर आप 1 घंटे लेट भी हो जाते हैं तो भी आपके नंबर नहीं चढ़ पाएंगे। तो इसलिए विशेष ध्यान रखिए कि आपका जो समय दिया गया है आप अपने ग्रुप को चेक कर लीजिए, आपका जिस बैच में आपका नाम आ रहा है और उस बैच का क्या टाइम दिया गया है उस टाइम पर आप टाइम से 10 मिनट पहले आप पहुंच जाइए, ये आपके हित में है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से व्यवहारिक क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए, ध्यान रखिएगा, किसी भी वाइवा या जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं उसमें एग्जामिनर के सामने जब आप मुंह बंद करके और हाथ बंद करके बैठ जाते हैं तो फिर नंबर मिलने की जो संभावना है बहुत कम हो जाती है। यानी केवल आपको वो एक एवरेज नंबर आपको दिए जाते हैं। आप चाहते हैं कि आपको अच्छे नंबर मिले, तो इसके लिए आपको एग्जामिनर के सामने ये परफॉर्म करना पड़ेगा कि हाँ, आपको ये सब कुछ आता है। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो फिर आपको उसकी परफॉर्मेंस भी आपको दिखानी पड़ेगी। तो इसी तरीके से ये जो आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम है इसमें वाइवा जो होता है उस वाइवा में जब तक आपको एग्जामिनर को सेटिस्फाई नहीं करना पड़ेगा, जब तक आप उसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे, जब तक आप अपने ज्ञान से उनको नहीं अवगत कराएंगे, तब तक आपको अच्छे नंबर मिलने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो ध्यान रखिए, तो कौन कौन से वो व्यवहारिक प्रश्न हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, एक बार। दूसरा, मान लीजिए कि अगर जो प्रश्न एग्जामिनर आपसे पूछ रहे हैं, फिर आपको बता रहा हूँ, आपको वो पता नहीं है, उनके बारे में आपको नहीं पता है, तो आप धीरे से सॉरी बोल सकते हैं और आप अपने विषय को बता सकते हैं कि सर मैंने इस विषय पर पढ़ा है, ये आप मुझसे पूछ लीजिए, या मैं ये तैयार करके आया हूँ या तैयार करके आई हूँ, उससे आप पूछ लीजिए। तो चलिए, एक व्यवहारिक प्रश्न कौन कौन से हैं जो इस पर तैयार मतलब जो इस पे पूछे जा सकते हैं उन प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो ध्यान रखिए, जो पेपर है आपका, सबसे पहले तो आपको ये पेपर का जो नाम है आपको वो बिल्कुल रट डालना है, बिल्कुल नहीं भूलना है। ये अभी से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। और देखो, इसको याद करने का तरीका है कि आप इसको 2 भागों में विभाजित कर दीजिए, सॉरी 3 भागों में। पहले भाग में राइटिंग स्किल डेवलपमेंट, याद रखिए हो जाएगा ये क्या, राइटिंग स्किल डेवलपमेंट। दूसरे भाग में करिए इसको ऑन टॉपिक्स ऑफ, ठीक है, दूसरा भाग क्या है, ऑन टॉपिक्स ऑफ। और तीसरा भाग कर दीजिए कॉन्टेम्परेरी सोशियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। यानी तीन तीन शब्दों को एक साथ जोड़ लीजिए, राइटिंग स्किल डेवलपमेंट, ऑन टॉपिक्स ऑफ, कॉन्टेम्परेरी सोशियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, अर्थात समकालीन समाजशास्त्रीय महत्व के विषयों पर लेखन कौशल का विकास। ये आपके पेपर का नाम है। एग्जामिनर मोस्टली आपसे सबसे पहले यही प्रश्न पूछ लेते हैं, तो इस प्रश्न इसका आप जो उत्तर है वो बिल्कुल दिमाग में फिट रखिए, इसको भूलने की आपको कोई जरूरत नहीं है और आप बिल्कुल आपको याद रहना चाहिए। दूसरे को ध्यान रखना है कि एक अपना जो कॉन्फिडेंस है ना उसको बनाए रखिए। फेस पर आपके ये डर जैसा माहौल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो कुछ भी आप याद करते हैं वो भी आप भूल जाते हैं। तो दूसरा ये प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर जो एकदम कॉमन है, वो सभी से किया जा सकता है। यह है कि किन्हीं 2 प्रमुख विदेशी या पश्चिमी समाजशास्त्रियों के नाम बताइए और उन्हें समाजशास्त्र का जनक क्यों माना जाता है। तो देखो, इसमें सबसे पहला नाम आ जाता है अगस्त काम्टे का, और दूसरा आता है मैक्स वेबर का या इमाइल दुर्खिम का। ये 3 में से कोई भी आप 2 नाम आप बता सकते हैं। विशेष विवरण की अगर हम बात करें तो थोड़ा आप इतना समझा सकते हैं कि अगस्त काम्टे को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है क्योंकि उन्होंने ही सन 1838 में सबसे पहले इस विषय को सोशियोलॉजी नाम दिया और इसे वैज्ञानिक पद्धति से पढ़ने की वकालत की थी या सिफारिश की थी। दूसरा प्रश्न है कि किन्हीं 2 भारतीय समाजशास्त्री के नाम बताइए जिन्होंने इस विषय को भारत में स्थापित किया। तो नाम आ जाते हैं। सबसे पहला नाम आता है डॉक्टर जीएस घुरिये। इन्हें भारतीय समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग को सुदृढ़ किया। दूसरा नाम आ जाता है डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवास का। इन्होंने भारतीय ग्रामीण समाज के अध्ययन में संस्कृतिकरण और प्रभु जाति जैसी महत्वपूर्ण अवधारणाएं दी। ठीक है, तो 2 भारतीय समाजशास्त्रियों के नाम पूछे जाए तो फटाफट से आप बता दीजिए, जीएस घुरिये को और एम.एन. श्रीनिवास को। क्यों? क्योंकि जीएस घुरिये को भारतीय समाजशास्त्र का जनक माना जाता है और एम.एन. श्रीनिवास की जो उपलब्धि है वो है संस्कृतिकरण और प्रभु जाति जैसी अवधारणा। तीसरा प्रश्न है कि किन्हीं 2 ऐसे विचारकों के नाम बताइए जिनका भारतीय समाजशास्त्र के विकास और सामाजिक सुधारों में अभूतपूर्व योगदान रहा है। पहला नाम आता है इसमें डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का। इन्होंने भारतीय जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता और सामाजिक असमानता का गहरा समाजशास्त्रीय व कानूनी विश्लेषण प्रस्तुत किया।
दूसरा नाम आता है डीपी मुखर्जी का, इन्होंने मार्क्सवादी और द्वंद्वात्मक परिप्रेक्ष्य से भारतीय परंपराओं के परिवर्तन का अध्ययन किया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें कि समाजशास्त्रीय दृष्टि से ग्रामीण शहरी निरंतरता क्या है। अब देखिए ये सब्जेक्ट, ये जो प्रश्न आ गए, ये आ गए जो आपका सिलेबस है उस पर आधारित, जो आपके प्रैक्टिकल का सिलेबस है जिस पर आपने फाइल बनाई होगी, या मैं हिंदू कॉलेज से बाहर अगर मैं बात करूं दूसरे कॉलेजों में, तो वहाँ विद्यार्थी उसी दिन अपनी फाइल को लेकर के आते हैं जिस दिन उनका ये प्रैक्टिकल होता है। तो उन विद्यार्थियों ने फाइल बनाई होगी, नहीं बनाई होगी तो आप बना लेंगे, और उस फाइल को बनाने के लिए इससे पहले वाले वीडियो को आप देख सकते हैं कि कैसे आपको फाइल बनानी है। तो ये पूरे जो प्रश्न है 4 से लेकर के और 20 तक संख्या, ये पूरी की पूरी आपकी सिलेबस पर आधारित है, जो सिलेबस है आपका। तो सिलेबस भी आपको पता होना चाहिए, 4 यूनिट का है, जो पिछली क्लास में उसको डिस्कस कर चुका हूँ। तो यहाँ पर प्रश्न मैंने रखे हैं। पहला है समाजशास्त्री दृष्टि से ग्रामीण शहरी निरंतरता क्या है। तो ग्रामीण शहरी निरंतरता का अर्थ है कि गांव और शहर दो अलग अलग या पूरी तरह से कटे हुए समाज नहीं है, बल्कि वे एक निरंतर कड़ी में जुड़े हुए हैं। दोनों समाजों के बीच संस्कृति, विचारों, जनसांख्यिकी और आर्थिक गतिविधियों का निरंतर आदान प्रदान होता रहता है। जैसे गांव के लोगों का काम के लिए शहर जाना और शहर की आधुनिक जीवन शैली का प्रभाव गांव तक पहुंचना। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय समाज में विविधता में एकता से क्या अभिप्राय है। इसका मतलब है कि भारत में कई भाषाएं, धर्म, जाति, क्षेत्र या भौगोलिक विविधताओं की अत्यधिक बहुलता होने के बाद भी यहाँ की ऐतिहासिक धरोहर, सांस्कृतिक सहिष्णुता, राष्ट्रीय भावना और सामाजिक अंतःक्रियाएं पूरे देश को एक सूत्र में पिरोए रखती हैं। बाहरी तौर पर दिखने वाली भिन्नता के पीछे एक आंतरिक सांस्कृतिक एकता विद्यमान है। ठीक है, आपसे कोई पूछ ले कि विविधता में एकता क्या मतलब है इसका, तो इसका मतलब सिंपल है कि विभिन्न भाषाएं, विभिन्न धर्म, विभिन्न जाति, विभिन्न क्षेत्रीयता, भौगोलिक विविधताओं के बावजूद भी हम यहाँ एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर, सांस्कृतिक सहिष्णुता, राष्ट्रीय भावना और सामाजिक अंतःक्रिया पूरे देश को एक सूत्र में पिरोए रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांव और कस्बे में मुख्य सामाजिक अंतर क्या है। तो गांवों की जनसंख्या कम और प्राथमिक संबंध अधिक होते हैं, मुख्य व्यवसाय कृषि होता है और सामाजिक नियंत्रण में रूढ़ियों व परंपराओं का अधिक महत्व होता है। वहीं कस्बा या शहर की बात करें तो यह जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है, संबंध द्वितीय के औपचारिक होते हैं, मुख्य व्यवसाय गैर कृषि, उद्योग, व्यापार, नौकरी होता है तथा यहाँ की जीवन शैली अधिक गतिशील व जटिल होती है। थर्ड यूनिट जो आपकी सिलेबस की है उसमें हम बात करते हैं। प्रश्न है कि भारत विद्याशास्त्री परिप्रेक्ष्य क्या है। तो भारतीय विद्याशास्त्री परिप्रेक्ष्य मतलब है कि भारतीय समाज, संस्कृति और सामाजिक संस्थाओं जैसे जाति, संयुक्त परिवार, धर्म को समझने के लिए प्राचीन धर्म ग्रंथों, वेदों, उपनिषदों, स्मृतियों और ऐतिहासिक लिखित दस्तावेजों का सहारा लिया जाता है। डॉक्टर जीएस गुरिये और लुई ड्यूमो इसके प्रमुख प्रणेता माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य, स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव से आप क्या समझते हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य का मानना है कि समाज विभिन्न अंगों जैसे परिवार, जाति, धर्म से मिलकर बनी एक संरचना है, एक स्ट्रक्चर है जो फैमिली, कास्ट और रिलीजन से बना है, और प्रत्येक अंग समाज की स्थिरता और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कोई न कोई कार्य करता है। भारत में एम.एन. श्रीनिवास और एस.सी. दुबे ने इस पद्धति का उपयोग करके भारतीय गांव का अध्ययन यानी कि फील्ड वर्क किया था। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय समाज को समझने के लिए ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्यों आवश्यक है। तो इसका उत्तर है कि ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य यह मानता है कि वर्तमान भारतीय समाज की संस्थाओं को तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक कि हम उनके अतीत, उत्पत्ति और समय के साथ उनमें आए क्रमिक बदलाव जैसे ब्रिटिश काल का प्रभाव, मध्यकालीन सामाजिक आंदोलन, महिला आंदोलन और विभिन्न प्रकार के जो आंदोलन हुए हैं उनका अध्ययन न करें। नेक्स्ट जो आपकी यूनिट 3 है उसमें सांस्कृतिक और निर्जातीय विविधता से संबंधित जो प्रश्न है कि भारत में सांस्कृतिक विविधता के मुख्य आधार क्या है। तो ये 3 आधार माने गए हैं, भाषाई विविधता, धार्मिक विविधता और जातिगत और क्षेत्रीय विविधता। भाषाई विविधता के अंतर्गत भारत में विभिन्न भाषा परिवारों जैसे इंडो आर्यन, द्रविड़ियन की सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं। धार्मिक विविधता के अंतर्गत हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी आदि धर्मों के लोग निवास करते हैं। जातिगत एवं क्षेत्रीय विविधता का मतलब भौगोलिक भिन्नता के अनुसार खान पान, वेशभूषा, उत्सव और प्रथाओं में अंतर पाया जाता है। निर्जातीयता से आप क्या समझते हैं। निर्जातीयता या एथनिसिटी एक ऐसे मानव समूह को दर्शाती है जिसके सदस्य समान पूर्वज, साझा इतिहास, विशिष्ट भाषा, संस्कृति, खान पान, वेशभूषा और शारीरिक लक्षणों के कारण खुद को दूसरों से अलग मानते हैं और अपनी विशिष्ट पहचान बनाए रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, जाति और वर्ग में बुनियादी अंतर क्या है। तो जाति यह जन्म पर आधारित होती है, अर्थात यह एक बंद वर्ग है जिससे व्यक्ति अपनी जाति को बदल नहीं सकता। वर्ग यह आर्थिक स्थिति, शिक्षा, पेशा और योग्यता पर आधारित होता है। यह एक खुली व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति मेहनत करके अपना वर्ग जैसे मध्यम वर्ग से उच्च में, निम्न से मध्यम में, निम्न से उच्च में और उच्च से निम्न में भी जा सकता है। नेक्स्ट आता है जो आपकी यूनिट नंबर 4 है उसमें कि जनजाति की समाजशास्त्री परिभाषा क्या है।
जनजाति परिवारों का वह समूह है जिसका अपना एक सामान्य नाम होता है, जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं, जिनकी अपनी एक विशेष संस्कृति व बोली होती है और जो अंतर विवाह अर्थात अपनी ही जनजाति में विवाह के नियमों का पालन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, भारत में जनजातियों का भौगोलिक वितरण कैसा है? तो इसको 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला है उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्र, जैसे नागा, खासी, गारो, मिजोरम, हिमालयी क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 2, मध्य या मध्यवर्ती क्षेत्र, जैसे भील, गोंड, संथाल, उराव, मुंडा, ये मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। और तीसरा है इसमें दक्षिणी क्षेत्र, जैसे टोडा, कादर, चैचू, ये नीलगिरी की पहाड़ियां व दक्षिण भारत में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 15, जनजातियों के संदर्भ में आत्मसात्वीकरण की समस्या क्या है? आत्मसात्वीकरण का अर्थ है जब कोई जनजातीय समूह अपनी मूल सांस्कृतिक पहचान, बोली और परंपराओं को खोकर बृहत हिंदू समाज या मुख्य धारा की संस्कृति में पूरी तरह से विलीन हो जाता है। इससे उनकी अनूठी सांस्कृतिक धरोहर लुप्त होने का खतरा बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, जनजातीय एकीकरण से क्या तात्पर्य है? एकीकरण का अर्थ है कि जनजातीय समुदाय अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान और स्वायत्तता को बनाए रखते हुए देश की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मुख्य धारा का हिस्सा बने। भारत सरकार की नीति एकीकरण की है, न कि जबरन आत्मसात्वीकरण की। क्वेश्चन नंबर 17, जनजातीय मुखरता या ट्रैवल असर्शन क्या है? जब जनजातीय समुदाय अपने अधिकारों जैसे जल, जंगल, जमीन, अपनी संस्कृति, भाषा और राजनीतिक स्वायत्तता के लिए जागरूक होकर लोकतांत्रिक तरीकों से आंदोलनों के माध्यम से आवाज उठाते हैं, तो इसे जनजातीय मुखरता कहा जाता है, जैसे पृथक राज्यों की मांग या वन अधिकार आंदोलन। प्रश्न नंबर 18, जनजातियों पिछड़ेपन और अल्प विकास के प्रमुख कारण क्या हैं? पहला है इसमें भौगोलिक अलगाव, दुर्गम जंगल और पहाड़ों में रहने के कारण विकास योजनाओं की पहुंच बहुत धीमी होती है। दूसरा है भूमि से बेदखली, औद्योगिकीकरण और बांध निर्माण के कारण इनके सामने विस्थापन की समस्या है। और तीसरा है कम साक्षरता दर और स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव। नेक्स्ट है बाहरी ठेकेदारों और साहूकारों द्वारा होने वाला इनका आर्थिक शोषण। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि जो उद्देश्य एवं लेखन कौशल, मतलब जो प्रैक्टिकल है, इसका कई बार पूछ लिया जाता है कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, पर्पस क्या है इस राइटिंग स्किल्स का। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस प्रैक्टिकल कोर्स का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में समाजशास्त्रीय विषयों पर गंभीर चिंतन करना, निबंध, रिपोर्ट्स और कॉलम लिखने की क्षमता विकसित करना है, जिससे कि वो मीडिया, पत्रकारिता, जनमत सर्वेक्षण, एनजीओ तथा नीति निर्माण जैसे क्षेत्रों में कैरियर बना सके। एक अच्छे समाजशास्त्री लेख या निबंध में किन बातों को ध्यान रखना चाहिए? तो पहला है इसमें संबंधित समाजशास्त्रियों के सिद्धांतों और अवधारणाओं का संदर्भ शामिल होना चाहिए। भाषा सरल, स्पष्ट और आंकड़ों के साथ प्रमाणित होनी चाहिए। इसमें समस्या के केवल नकारात्मक पहलुओं को ही नहीं बल्कि उनके व्यवहारिक समाधान को भी दर्शाना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये 20 प्रश्न मैंने यहाँ पर दिए हैं और ये व्यवहारिक प्रश्न है जो कोई भी एग्जामिनर आपसे इन्हें पूछ सकते हैं। तो ध्यान रखिए कि आप इनको अच्छे से तैयार कर लें, इनको तैयार करके जाएं, वो जो पूछें आप उनको बताएं। और अगर कोई ऐसा प्रश्न वो इनसे बाहर से आपसे पूछ लेते हैं, वैसे तो मुझे उम्मीद है कि अधिकांशतः जो एग्जामिनर्स हैं वो इन्हीं प्रश्नों में से आपसे प्रश्न करते हैं। फिर भी अगर बाहर का कोई भी प्रश्न आपसे पूछ लिया जा रहा है तो आप धीरे से उनको सॉरी बोलिए और कहिए कि सर मैं ये पढ़ के नहीं आया हूँ, आप मुझे इसमें से पूछ लीजिए, मैं ये पढ़ के आया हूँ, ये सिलेबस है, उसके सिलेबस की ये यूनिट्स हैं, इन यूनिट्स को मैंने तैयार किया है, इनमें से आप कोई प्रश्न पूछ लीजिए, मैं आपको बता दूंगा। या फिर आप खुद भी बता सकते हैं कि सर मैंने 2 भारतीय समाजशास्त्रियों के नाम मैंने याद किए हैं, 2 विदेशी समाजशास्त्रियों के नाम याद किए हैं, मैंने संस्कृतिकरण को याद किया है, प्रैक्टिकल का उद्देश्य क्या है, क्या कर सकते हैं हम इसके द्वारा, हमें क्या लाभ मिलेगा इस प्रैक्टिकल को तैयार करने से, इसके बारे में बता सकते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि प्रैक्टिकल जो कोर्स है उसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, एक बार मैं फिर आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, इसको ध्यान से समझिए कि इसका जो उद्देश्य है वो विद्यार्थियों में गंभीर चिंतन करना, मतलब जो समाजशास्त्री विषय है उन पर एनालिसिस करना, उन पर एक सोचना, अच्छे से सोचना, निबंध, रिपोर्ट्स, अखबार के जो कॉलम आते हैं है ना, वो लिखने की क्षमता को विकसित करना, जिसकी वजह से वो मीडिया में, पत्रकारिता, जनमत सर्वेक्षण, एनजीओ तथा नीति निर्माण जैसे क्षेत्रों में अपना कैरियर बना सके। तो प्रिय विद्यार्थियों, मुझे लगता है कि ये कंप्लीट है और मेरा विशेष निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर जुड़ने के लिए थैंक यू। मिलेंगे एक अगली क्लास में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।